let's begin with types of redox reaction. First one is simple combination reaction. Combination reaction may be denoted in the manner A plus B gives C, यानी कि दो रिएक्टेंट है मिलके एक नया प्रोडक्ट देते हैं C. Either A or B or both A and B must be in their elemental form for such a reaction to be a redox reaction. All combustion reactions which make use of elemental dioxygen as well as other reactions involving elements other than dioxygens are redox reactions. Some important examples of this category are simply carbon dioxide formation. Carbon plus O2 gives you CO2. इसमें इन लोगों ने स्टेट भी मेंशन करके दिया. तो ऑक्सीजन स्टेट कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि सल्फर के सॉलिड के फॉर्म में है तो उसके ऊपर उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखी हुई है 0. सिमिलरली O2 अपने गैसेस स्टेट में तो उसके भी 0 लिखी हुई है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में तो इट विल गिव कार्बन in +4 ऑक्सीजन स्टेट, O2 in -2 ऑक्सीजन स्टेट. इन सिमिलर वे उन्होंने मैग्नीशियम प्लस N2 गिव्स Mg3N2. मैग्नीशियम नाइट्रेट भी देके रखा हुआ है तो 3Mg प्लस N2 उसको हीट किया Mg3N2 मिल गया. कंबशन ऑफ मीथेन देके रखा हुआ है, मीथेन के साथ डाइऑक्सीजन मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल गया. तो दिस इज कंबशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन. कंबशन एग्जाम्पल था उसका मीथेन का कंबशन जो था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी फर्स्ट वाली. नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑपोजिट ऑफ कंबशन. जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने दो रिएक्टेंट को मिलकर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग एक रिएक्टेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रिसाइजली अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स एट लीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन द एलिमेंटल स्टेट. तो वहां पे उन लोगों ने ये बोला रिएक्शन में एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या दोनों रिएक्टेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए. तो कॉम्बिनेशन को डिकम्पोजिशन को जब कॉम्बिनेशन बोल दिया तो इसमें इन लोगों ने बोला कि जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट में भी एटलीस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो अपने एलिमेंटल स्टेट में होगा. तो उस वाली चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट अपनी एलिमेंटल स्टेट पे होते हैं. तो डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स इन लोगों ने देके रखे हुए हम लोगों को, जैसे यही वाटर का ब्रेकडाउन H2 और O2 में. तो अगर आप देखोगे तो H2O को इन लोगों ने लिक्विड लिख के रखा हुआ है, एक्वस भी लिख सकते हो. तो वो दे रहा है अपन को H2 और O2. अब H2 और O2 दोनों ही अपने एलिमेंटल स्टेट में, जो उनका प्रॉपर स्टेट होता है गैसेस स्टेट, उसी में ही है. नेक्स्ट सोडियम हाइड्राइड NaH, उसको इन्होंने ब्रेक डाउन करवाया हीट के प्रोसेस में. तो दे गॉट Na प्लस H2. तो वहाँ पर अपने एलिमेंटल फॉर्म जो कि सॉलिड उसका एलिमेंटल फॉर्म है. नेक्स्ट में KClO3 लिख के रखा हुआ है. KClO3 सॉलिड स्टेट में है, जब वो टूटेगा तो इट विल गिव यू 2 KCl प्लस 3 O2. तो 2 KCl भी अपने सॉलिड स्टेट में, तो वो अपने एलिमेंटल स्टेट में आ गया. It may carefully be noted that there is no change in the oxidation number of hydrogen in methane under combination reaction and that of potassium in potassium chloride in the reaction 7.28. This may also be noted here that all the decomposition reactions are not redox reactions. For example, decomposition of calcium carbonate is not a redox reaction. तो इसने दो चीज़ें बोली. पहली चीज़ इसने बोली थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर आप मीथेन देखोगे तो मीथेन में जो रिएक्टेंट की साइड पे मीथेन था उसमें कार्बन का -4 था और जाके जब वो प्रोडक्ट के साइड पे हो गया तो वो +4 हो गया. तो उसने बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर में कोई चेंज नहीं आया. हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि वो अलग बात है, पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया. सिमिलर वे में अगर आप पोटेशियम क्लोराइड देखोगे 7.28 वाली रिएक्शन में, तो 2KClO3 वाली में, तो K के ऊपर +1 का चार्ज है एंड जब वो प्रोडक्ट की साइड पे गया तो भी उसके ऊपर +1 का ही चार्ज है. तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगा तभी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. बिना ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुए भी, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए भी हम लोग उसको रेडॉक्स रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं. एक और उन्होंने एग्जांपल दिया जहाँ पर उन्होंने ये वाली चीज़ बोली है कि कंपलसरी कि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही रेडॉक्स रिएक्शन होगी. तो नॉट कंपलसरी. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट दिखा हम लोग को ऑक्सीडेशन का. ऑक्सीडेशन में भी पार्ट नहीं दिखा एक्चुअली. वो तो ये हो गया कि दो अलग अलग चीज़ें हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया. ऑक्सीजन के नंबर सेम है, कैल्शियम के नंबर सेम है, कार्बन के नंबर सेम है, कोई हाइड्रोजन आया नहीं, कहीं से ऑक्सीजन रिमूवल नहीं हुआ. तो इस वाली रिएक्शन को वी वोंट बी कंसिडरिंग इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन. तो सिंपल सी बात है कि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो, दिस इज नॉट नेसेसरी. इसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
ये भी सिंपल सी रिएक्शन है। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एन एटम ऑफ another element it may be denoted as x plus y z gives you x z plus y। पहले z y के साथ था जब रिएक्टेंट की साइड पे था और प्रोडक्ट की साइड पे x के साथ चला, तो इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फिट इनटू टू कैटेगरीज, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको दो अलग अलग कैटेगरीज में कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसको कर दिया दो चीज़ों में सब कैटेगराइज। एक हो गया आपका मेटल का डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होएगा आपका नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट विल गो विद मेटल का डिस्प्लेसमेंट and then we will go with non-metal। metal displacement में metal in a compound can be displaced by another metal in the uncombined state। We have already discussed about this class of reaction in the section 7.2.1। metal displacement reaction find many applications in metallurgical processes in which pure metals are obtained from their compound in ores। A few such examples are, सिंपली उसने ये बोला हुआ है कि एक मेटल कंपाउंड को दूसरा मेटल कंपाउंड अपनी अनकम्बाइंड स्टेट में डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक विल गिव यू कॉपर एंड जिंक सल्फेट। तो सिंपली बस जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया और खुद जाकर बाइंड हो गया वहाँ पे। ऐसे ही B2O5 वैनेडियम ऑक्साइड जब वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वैनेडियम अलग हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि कैल्शियम ने बस वैनेडियम को अपनी ऑक्साइड से हटा के खुद को वहाँ पे जाके रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही TiCl4 के साथ 2Mg बाइंड कराओगे तो Ti अलग हो जाएगा और MgCl तो मैग्नीशियम क्लोराइड अलग हो जाएगी। वैसे ही क्रोमेट दे के रखा हुआ Cr2O3, उसके साथ एल्यूमिनियम डाल दो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया और क्रोमियम अलग हो गया। तो क्रोमियम भी एक मेटल ही है, वैसे ही एल्यूमिनियम एक मेटल है। एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को उसकी ऑक्साइड से रिप्लेस कर दिया, खुद जाके वहाँ पे बाइंड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया और क्रोमियम को अलग कर दिया। In each case, the reducing metal is a better reducing agent than one that is being reduced, which evidently shows more capabilities to lose electrons as compared to that one is reduced। तो अब इसने क्या बोला है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से लेकर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, कैल्शियम ने वैनेडियम को रिप्लेस किया, मैग्नीशियम से टाइटेनियम को रिप्लेस किया और एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को रिप्लेस किया। तो इन हर एक सिंगल केस में जो रिड्यूसिंग मेटल है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस हो रहा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो वो ये दिखाता है कि ज़्यादा किसकी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एज कम्पेयर टू द वन दैट इज रिड्यूस्ड। तो जो रिड्यूस हो रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी कम है और जो रिडक्शन कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये यहाँ से दिस इज व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम मेटल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इसका सेकेंड वाला पार्ट आता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। The non-metal displacement redox reaction include hydrogen displacement and rarely occurring reactions involving oxygen displacement। तो नॉन मेटल में ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 95-96% रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, बट कुछ रेयर रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का भी डिस्प्लेसमेंट दिख जाता है हम लोगों को। तो इसमें इसने बोला कि ऑल एल्कली मेटल्स एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर आप पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत भी जानते हो तो जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स होते हैं, टोटल देर आर 14 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो पहले के जो 2 ग्रुप्स हैं, जैसे फर्स्ट वाला ग्रुप इज हेलिना के रफ से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, और सेकंड वाला ग्रुप इज बेटा मांगेकार स्कूटर बापराजी। तो वहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ये सब कार्बन सॉरी कैल्शियम, ये सब आते हैं उसमें। बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी स्क्रॉन्शियम एंड ऑल। तो पहले वाले सीरीज को हम लोग, पहले वाली सीरीज मतलब एस ब्लॉक के पहले वाले ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं और दूसरे वाले को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में उसने देख के रखा हुआ है हम लोगों को कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, ये सारे लिखा हुआ है। ऑल एल्कली मेटल्स एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सारे नहीं, कुछ कुछ जिनका एग्जाम्पल देके रखा हुआ इन लोगों ने, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। तो अब रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि सोडियम के साथ आपने वाटर डाला तो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और प्रोडक्ट बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2Na + 2H2 विल गिव यू 2NaOH + H2।
सिमिलर कंडीशन में कैल्शियम है, कैल्शियम को वाटर में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। ये इसने बात बताई। नीचे उसने ये बोला कि लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस। तो कोल्ड वाटर में नहीं देंगे। जो ऊपर वाले एग्जांपल से, जैसे हमने सोडियम और कैल्शियम के एग्जांपल से देखे, वो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे कोल्ड वाटर में से। बट मैग्नीशियम और आयरन थोड़े से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, पर ये कोल्ड वाटर से नहीं, स्टीम से रिप्लेस करेंगे। तो मैग्नीशियम प्लस 2H2O यानी कि वाटर, उसको हीट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 बन गया। सिमिलर कंडीशन में Fe को जब 3H2O के साथ रिलीज किया तो Fe रिएक्ट करवाया और उसके बाद स्टीम की प्रेजेंस में तो Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड प्लस 3H2 निकल गया। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो कोल्ड वाटर से भी हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं, और कुछ मेटल्स जो थोड़े से कम एक्टिव हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देंगे, यानी कि खुद हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, खुद जाके हाइड्रोक्साइड बना देंगे। Many metals including those which do not react with cold water are capable of displacing hydrogen from acids। अब उसने ये बोल दिया कि बहुत सारे मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने के कैपेबल नहीं है, तो फिर वो एसिड में से भी हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं। डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स में इवन बी प्रोड्यूस बाय सच मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। तो जरूरी नहीं है कि कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करो। कुछ ऐसे मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ नहीं करते वो स्टीम से करते हैं, और जो कोल्ड वाटर और स्टीम दोनों के साथ नहीं करते वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को अलग करवा देते हैं। कैडमियम और टिन एग्जाम्पल्स हैं। Cadmium and tin are examples of such metals. A few examples of displacement of hydrogen from acids are simply उसने दे दिया कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन जैसे मेटल्स हैं, इनको अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये अपने रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स बना देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिमूव करवा देंगे। तो Zn will form ZnCl2, Mj will form MgCl2 and Fe will form FeCl2। Reaction 7.38 to 7.37 to 7.39 are used to prepare dihydrogen gas in laboratory। तो ये रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अच्छे मेटल्स हैं, जिंक वाला, Mg और Fe अच्छे मेटल्स हैं जो एसिड के साथ हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं। ऐसा ये नहीं कि अच्छे मेटल्स है तो हाइड्रोजन को कहीं से भी रिमूव करवा देंगे। डाइहाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए दीज आर गुड मेटल्स, जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन। Here the reactivity of reflected in the rate of hydrogen gas evolution, which is the slowest for the least active metal, which is Fe, and the fastest for the most reactive metal, Mg। Very less active metals which may occur in the native state such as silver and gold do not react even with hydrochloric acid। तो अब ये भी मेटल्स ही हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गया, Ag and Au ये, बट अपने नॉर्मल स्टेट में होने के बाद भी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वमेंट नहीं करवाते हैं। In section 7.2.1 we have already discussed that the metals zinc, copper and silver through tendency to lose electrons show their reducing activity in the order of, पहले सबसे पहले zinc है, फिर copper और Ag है, ये हम लोगों ने पहले भी रीड किया हुआ है। Like metals activity series also exists for the halogens। The power of these elements as oxidizing agents decreases as we move down fluorine to iodine in group number 17 of the periodic table। This implies that fluorine is so reactive that it can replace chloride, bromide and iodide ions in a solution। In fact, fluorine is so reactive that it attracts water and displaces the oxygen of water। तो जब हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग करी थी तो हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमली रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस का रिमूवल यानी कि इवोल्यूशन होता है, बट रेयरली ऑक्सीजन का भी होता है। तो वन दैट रेयर केस इज फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वाटर में से ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे रिएक्शन देके रखी हुई 2H2O + 2F2 विल गिव यू 4HF + O2। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया और ऑक्सीजन गैस को साइड में कर दिया। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन using fluorine are not generally carried down in an aqueous solution। On the other hand, chlorine can displace bromide and iodide ions in an aqueous solution as shown below। तो इसने जब रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया हैलोजन का, तो इसने सबसे पहले बोला कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। फ्लोरीन चाहे तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबको रिप्लेस कर सकता है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में तो नहीं होता क्योंकि फिर वो ऑक्सीजन गैस का इन्वॉल्वमेंट करवा देगा। अब फ्लोरीन के जस्ट बाद क्लोरीन का नंबर आता है, तो क्लोरीन जैसे इन्होंने एग्जांपल देके रखा है कि Cl2 + 2 KBr विल गिव यू 2 KCl + Br2। तो क्या हुआ, क्लोरीन गैस थी, उसने पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को अलग कर दिया, खुद पोटेशियम क्लोराइड बना के Br2 को लिक्विड फॉर्म में बार इवॉल्व करवा दिया कि एज अ बाई प्रोडक्ट, कि मेन प्रोडक्ट आपका KCl हो गया और Br2 एज अ बाई प्रोडक्ट चला जाएगा।
सिमिलर कंडीशन में अगर उसको आप पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Cl2+2Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वहाँ पे भी वो सेम चीज़ करेगा कि आयोडीन को सॉलिड स्टेट में एज अ बाई प्रोडक्ट निकाल देगा और खुद जाके के साथ अटैच होकर और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा. As Br2 and I2 are colored and dissolve in CCl4, CCl4 is कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ब्रोमीन और आयोडीन कलर्ड होते हैं तो वो CCl4 में डिजोल्व हो जाते हैं. Can easily be identified from the color of the solution. The above reaction can be written in ionic form as Cl2 अपने gaseous state में, 2Br minus अपने aqueous state में, तो it will give you 2Cl minus जो अपने aqueous state में हो जाएगा, Br2 जो अपने liquid state में हो जाएगा. सिमिलर वे में Cl2 2I के साथ रिएक्ट करवा के 2Cl माइनस बना देगा प्लस आयोडीन सॉलिड को बाई प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल देगा. Reaction 7.41 and 7.42 form the basis of identifying Br minus and I minus in the laboratory through the test popularly known as layer test. It may not be out of the place to mention here that bromine likewise can displace iodine in the solution. तो उसने यही बोला कि जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को रिप्लेस कर सकता है, तो उसी सिमिलर वे में ब्रोमीन जो है जो उसके नीचे आयोडीन आता है उसको भी रिप्लेस कर सकता है. तो उसके भी उन लोगों ने रिएक्शन देके रखी हुई है कि Br2+2I विल गिव यू 2Br माइनस एंड I2 जो कि सॉलिड है. इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ था उसने यही बोला कि ब्रोमीन और आयोडीन ना कलर्ड कंपाउंड होते हैं तो वो CCl4 में डिजोल्व हो जाते हैं. तो अगर लेबोरेटरी में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो कलर ऑफ द कंपाउंड से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन लोगों ने कलर मेंशन नहीं करके रखा है, बट अगर येलो कलर का कुछ प्रेसिपिटेट टाइप बन रहा है तो फिर वो आयोडीन हो जाएगा, और रेडिश ब्राउन कलर का अगर कुछ बन रहा है तो फिर वो ब्रोमीन हो जाएगा. ये एक टेस्ट है जिसको लेयर टेस्ट बोलते हैं. जैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर देंगे कि जो हमारा मेटल जो हम लोगों ने उठाया था वो ब्रोमीन था कि आयोडीन था. ये क्लोरीन और फ्लोरीन के लिए नहीं जा सकता क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन उतना ज़्यादा कलर्ड नहीं होते हैं और वो दिख भी नहीं सकता ऐसे लेबोरेटरी में फॉर्मेशन के साथ. The halogen displacement reaction have a direct industrial application. The recovery of a halogen from their halides require an oxidation process which is represented by कोई भी halogen लो तो वो halogen का molecule बना देगा और 2 electrons को निकाल देगा. Here X denotes a halogen element, whereas chemical means are available to oxidize Cl minus, Br minus and I minus. As chlorine is the strongest oxidizing agent, there is no way to convert F minus ion into F2 by chemical means. The only way to achieve F2 from F minus is to oxidize electrolytically, the details of which will study at the later stages. तो इसने क्या बोला है कि फ्लोरीन को छोड़ के अभी के लिए क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इन सबको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो केमिकल मीन्स से, और वो भी फ्लोरीन की हेल्प से क्योंकि फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. तो ये सारे के सारे जो हेलोजेंस हैं वो अपने आयनिक फॉर्म से अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे. F2 के बारे में वी रीड इन फॉर द क्लासेज और फर्दर अगर इस चैप्टर में देके रखा होगा तो उसमें. एंड इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है. Disproportionation reaction. Disproportionation reaction are a special type of redox reactions. In a disproportionation reaction, an element in one oxygen state is simultaneously oxidized and reduced. One of the reacting species in a disproportionation reaction always contain an element that can exist in at least 3 oxidation states. The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state, and both higher and lower oxidation state of that elements are formed in the reaction. The decomposition of hydrogen peroxide is a familiar example of this reaction where oxygen experience disproportionation reaction. तो अब इसने क्या बोला, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन, बट इसमें होगा ये कि हमारे पास रिएक्टेंट एक ही होगा और उससे 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे. वन प्रोडक्ट विल बी उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एंड द अदर प्रोडक्ट विल बी उसका रिडक्शन प्रोडक्ट. यानी कि एक ही रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. ऑक्सीडेशन करके हमको एक अलग से प्रोडक्ट मिल रहा है और रिडक्शन करके हमको एक अलग से प्रोडक्ट मिल रहा है. तो इन्होंने जो एग्जांपल देके रखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसमें आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ने जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन एक्सपीरियंस किया हुआ है. कैसे? 2H2O2 विच इज एक्वस विल गिव यू 2H2O plus O2. तो H2O2 में O2 वॉज इन -1 स्टेट. जब वो 2H2O में गया तो वो अपनी -2 की स्टेट में गया और फिर O2 में वो 0 की स्टेट में गया. तो -1 से लेकर -2 तक यानी कि उसका नेगेटिव साइन इंक्रीज हुआ है, जिसका मतलब है कि
रिडक्शन हुआ है, और -1 से लेकर 0 तक यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो उसने इसमें लिख के रखा हुआ है, हेयर द ऑक्सीजन ऑफ peroxide which is present in the -1 state is converted to 0 oxidation state in O2 and decrease to -2 oxygen state in H2O। तो इसने एग्जाम्पल देके समझा भी दिया कि किस तरीके से O2 अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से अपनी -2 एंड 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। सिमिलर कंडीशन में phosphorus, sulfur and chlorine undergo this proportion reaction in alkaline medium as shown below। तो मीडियम एल्कलाइन है, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी रिडॉक्स में ना आगे चल के जब आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि जैसे KMNO4 करके कंपाउंड है, तो वो एसिडिक मीडियम में अलग बिहेव करता है, एल्कलाइन मीडियम में अलग बिहेव करता है, और न्यूट्रल मीडियम में अलग बिहेव करता है अपने ऑक्सीजन स्टेट के हिसाब से। तो जहाँ जहाँ पे मीडियम देके रखा है तो यू हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर मीडियम इन माइंड। तो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जब भी डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन दिखाएंगे वो अपने एल्कलाइन मीडियम में ही दिखाएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। P4 अपने एलिमेंटल स्टेट में 0 है, उसका ऑक्सीजन स्टेट प्लस 3 हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाया, प्लस 3H2O के साथ रिएक्शन करवाया, तो आपको फोजीन एक गैस है PH3 वो मिल गई, जिसमें फॉस्फोरस का -3 ऑक्सीजन स्टेट है, प्लस 3H2PO2 माइनस मिल गया हाइपोफॉस्फोरिक, तो उसमें P की +1 ऑक्सीजन स्टेट हो गई। सिमिलरली S8 जो रोम्बिक होता है जिसका 0 ऑक्सीजन स्टेट होता है, उसको 12 हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो 4H2 माइनस एक्वस मिल गया जो कि अपने -2 स्टेट में है, 2H2O3 मिल गया, उसमें S अपने +2 के ऑक्सीजन स्टेट में है, तो 0 से वो -2 में भी गया, 0 से वो +2 में भी गया, तो एक हो गया आपका -2 वाला रिडक्शन, +2 वाला आपका हो गया ऑक्सीडेशन। सिमिलर कंडीशन में क्लोरीन को जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो एक तो क्लोरेट ClO- बन गया, एक Cl- अलग से निकल गया और H2O निकल गया, तो Cl2 में वो 0 के स्टेट में था, ClO- में वो +1 के स्टेट में गया, और Cl- में वो -1 के स्टेट में गया, तो 0 से लेकर +1 में गया तो ऑक्सीडेशन, 0 से लेकर -1 में गया तो रिडक्शन। The reaction 7.48 describes the formation of household bleaching agent, the hypochlorite ion जो कि ClO- है, formed in the reaction oxidizes the color bearing stains of the substance to colorless compounds। तो इसने ये बोल दिया कि जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो घर पे यूज होते हैं जिसमें कहीं दाग धब्बे लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर, तो उसको रिमूव करने में जो हेल्प करता है वो यही है ClO-। तो कोई भी कलर्ड अगर स्टेन होगा आपके क्लोथ्स पे या कहीं पे भी, तो फिर उसको ClO- से ट्रीट करोगे तो वो उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा बताया हुआ इन लोगों ने। नेक्स्ट, इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू मेंशन हियर दैट whereas bromine and iodine follow the same trend as exhibited by chlorine in the reaction 7.4, fluorine shows deviation from this behavior where it react with alkali। The reaction that take place in the case of fluorine is as follows कि reaction is 2F2 plus 2OH minus will give 2F minus plus OF2 plus H2O। अगर आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि बाकी सब ने जैसे क्लोरीन ने ClO- बनाया और Cl- को अलग कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन ने OF2 बनाया 2F- में अलग हो गया। अगर आप देखो तो इट इज टू बी नोटेड विद केयर दैट क्लोरीन इन दिस रिएक्शन 7.49 will undoubtedly attack water to produce some oxygen also। This departure shown by fluorine is not surprising for us as we know the limitation of fluorine that being the most electronegative element it cannot exhibit any positive oxidation state। This means that among halogen fluorine does not show a disproportionate tendency। तो अब पूरे का कंक्लूजन इसने ये वाली चीज निकाली क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में वो किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, जिसके साथ भी वो अटैच होएगा वो वहाँ पे हमेशा अपनी -1 जो उसकी है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो हमेशा ऑक्सीजन स्टेट -1 ही दिखाएगा और कभी भी पॉजिटिव नहीं दिखा सकता, चाहे फिर वो ऑक्सीजन के साथ ही क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा हो। तो पूरी हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की टेंडेंसी होती है, बट फ्लोरीन के पास ये वाली टेंडेंसी नहीं है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बियरिंग नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट ऑलवेज। तो ये एक रीजन है जिसमें ये नहीं हो सकता। क्या ये सब रिएक्शन जो भी हम लोगों ने चारों रिएक्शंस करी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट में मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या ये क्लियर हुआ अलोंग विद द एग्जांपल्स? यस सर, एक बार आप डिस्प्रपोर्शनेट का एक और एग्जांपल दे सकते हैं? कोई भी एग्जांपल ले लो, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो सब समझाऊं या कुछ नया एग्जांपल समझाऊं? कोई नया एग्जांपल। चलो नया एग्जांपल समझा देते हैं।
ये जा रहा है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और HClO3 को बोलते हैं हम लोग क्लोरिक एसिड. इफ यू वांट आई कैन राइट द नेम ऑफ दीज ताकि एटलीस्ट पता हो कि कौन कौन से एसिड है. दिस वन इज हाइपोक्लोरस CHLOROUS. बीच वाले जो प्रोडक्ट का फर्स्ट वाला पार्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. एंड लास्ट वन इज जो HClO3 है वो क्लोरिक एसिड है. CHLORI. अब एक चीज समझना है यहाँ पे. सबसे पहले देखो O के -2 का चार्ज होगा तो +1 का चार्ज हाइड्रोजन, एंड सिमिलरली Cl के ऊपर +1 का चार्ज आना चाहिए. यहाँ से HCl में गया, अगर HCl में गया तो HCl में हाइड्रोजन के ऊपर +1, Cl के ऊपर -, तो +1 से -1 में गया है तो रिडक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज. तो ये हो गया आपका रिडक्शन. एंड सिमिलर कंडीशन Cl जो है वो +1 से लेकर HClO3 में गया. HClO3 में चार्ज क्या होगी देखना, O विल बी -2 into 3 विच विल बी -6. अब उसको बैलेंस आउट करने के लिए मेरे को प्लस का 6 चाहिए, तो प्लस के 6 में हाइड्रोजन के ऊपर तो सिर्फ 1 है, तो क्लोरीन विल गेन अ चार्ज ऑफ +5. तो क्लोरीन के ऊपर रिएक्टेंट की साइड पे तो +1 में था, प्रोडक्ट की साइड में +5 में आ गया, तो यहाँ से फिर वो बताया जाएगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो दिस इज डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन. एक ही रिएक्टेंट है मेरे पास और वही रिएक्टेंट सेम ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है. क्या ये एग्जांपल क्लियर हुआ कि यू वांट अनदर एग्जांपल? Yes, sir. एक दो और एग्जांपल समझा दूं? क्लियर हो गया. क्या बोल रहे हो गया, मतलब समझ में आ गया फर्दर? हाँ आ गया. चलो, then we are moving further. प्रॉब्लम नंबर 7.5 क्या बोल रहा है? Which of the following species do not show disproportionate reaction and why? अब उसने पूछ लिया कि कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है और कौन कौन सा नहीं दिखा रहा है. तो अगर आप देखोगे तो ClO-, ClO2-, ClO3- है ClO4. एक बार ये वाला क्वेश्चन करके देखो आप खुद, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होती है, और अगर नहीं आया तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. You're doing it, no? Yes. Okay. आप खुद बना के देखना, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ आपको रिएक्टेंट देके रखा हुआ है. ClO, ClO2-, ClO3-, ClO4-.
इसमें Yes. ClO2 यस निकल रहा है, कौन सा वाला बेटा? लास्ट वाला। ClO4 माइनस वाला। हाँ, ठीक है, तो रीज़न क्या है उसका नहीं करने का? क्योंकि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाईएस्ट, वो +7 होगी, तो वो आगे और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। राइट, तो मतलब क्लोरीन अपनी 135 और 7 वाली स्टेट में, यानी कि 135 से तो वो जंप कर सकता है, पर वो 7 के बाद आगे नहीं जा सकता। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समझ आ गया नहीं 7.5 वाला? यस, समझ आ गया। Okay. So 7.6 is suggest a scheme of classification of the following redox reaction. स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड कौन कौन से रिएक्शन दिखा सकता है। कंपलसरी नहीं कि एक कंपाउंड हमेशा एक ही रिएक्शन दिखाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन दिखाई तो कॉम्बिनेशन ही दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही दिखाएगा। हो सकता है वो एक से ज़्यादा भी रिएक्शन दिखा पाए। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं N2 + O2 + 2NO। तो ये दिखने से मेरे को सीधा सीधा पता तो लग गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट? अब क्या यस। क्या ये, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और दिखा रहा है? क्या बोलते हैं, रिकम्पोजिशन दिखा नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट कुछ होने का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा सकता, और एक रिएक्टेंट नहीं है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी नहीं दिखा सकता। तो यानी कि इसका सिंपली एग्जांपल यही हो सकता है कि N2 + O2 = 2NO, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। करेक्ट। अब इसके अलावा बी, सी और डी आप बता दो कि क्या क्या दिखा रहे हैं। बी, सी एंड डी किसके एग्जांपल है? जस्ट अ सेकेंड। बी डिकम्पोजिशन दिखा रहा है, राइट। सी डिस्प्लेसमेंट, और डी डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि एक एक रिएक्शन एक एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन शो कर रही है, दूसरा कोई नहीं शो कर रही है। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद में ये जो ग्रीन बॉक्स वाली चीज़ है, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखना। आई नो कि यू मस्ट नो दिस, बट लेट डिस्कस इन ब्रीफ द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन स्टेट दे दिए जो नॉर्मल दिखने में नहीं है, तो ऐसे फ्रैक्शनल कंडीशन में है, तो फिर वहाँ पे ये वाला टॉपिक काम आता है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। FON लिख देते हैं। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलता है ये? Sometimes we come across with certain compound in which the oxygen number of a particular element in the compound is in fraction. Example, C3O2 where oxygen number of carbon is 4/3। अब 4/3 क्यों? क्योंकि C3O2 है, O के ऊपर -2 का चार्ज, तो दो ऑक्सीजन है तो -4 का चार्ज हो गया। अब वो -4 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 कार्बन के ऊपर, तो हर एक कार्बन के ऊपर 4/3 4/3 4/3 का जाएगा, तो यहाँ से कार्बन 4/3 स्टेट में हो गया। ऐसे ही Br3O8 हो गया, तो O8 मतलब ऑक्सीजन -2 इंटू 8 इज -16। अब वो -16 मेरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 ब्रोमीन के ऊपर इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, तो Br3O8 में Br का जो ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा वो 16/3 जाएगा। O8 में इट विल बी 16/3। Na2S4O6। अब Na2S4O6 में सल्फर के ऊपर पॉजिटिव उसके साथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज इन -2 स्टेट, -2 इंटू 6 इज -16, इंटू 6 इज -12, तो 12
और साथ में सल्फर कितना देगा, सल्फर कितना देगा, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 क्या देगा, हेलो, अगर सोडियम पॉजिटिव एक सेकंड। कैलकुलेट कर रहे हो कि डायरेक्टली बस हाँ। वैसे भी हो जाएगा ना वो, कि जैसे सोडियम है पहले +1 का स्टेट देगा हमेशा, कुछ चेंज कर ही नहीं सकता वो, तो +1 वो 2 है तो +2 दे देगा, सर ऑक्सीजन के साथ -2। सल्फर -2 देगा, नहीं, ऑक्सीजन। -2 देगा, तो -2 इंटू 6 इज -12, तो -12 और प्लस का 2 मेरे पास टोटल 10 है, तो वो 10 को मेरे को इक्वली 4 सल्फर्स के ऊपर डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइड बाई 4, राइट, तो सल्फर विल गिव ऑक्सीजन स्टेट 10/4 विच विल बी 2.5। तो इस तरीके से अगर कोई फ्रैक्शंस के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गए तो फिर उस कंडीशन में हम लोग को प्रोसीड करना है, वही इन लोगों ने बता के रखा हुआ है। We know that the idea of fractional oxidation number is convincing to us. Electrons are never saved or transferred in fraction. Actually, this fractional oxidation state is the average oxidation state of element under examination, and the structural parameters reveal that the element for whom fractional oxidation state is realized is present in different oxidation states. Structure of the species C3O2, Br3O8 and S4O6 2- reveal the following bonding situations. अब देखो इसने क्या बोला कि अगर आप फ्रैक्शनल ऑक्सीजन स्टेट का आइडिया जो लोगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनकन्विंसिंग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शंस में ना तो शेयर्ड होते ना ही ट्रांसफर होते। बट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीजन नंबर का यहाँ पे मतलब है हम लोग कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मान रहे हैं, जहाँ पे हर मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसके, अब जैसे यहाँ पे एच की बात करें हम लोगों ने, तो सल्फर ने अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग करके रखी होगी, किसी के साथ उसने सिंगल बॉन्ड बना के रखा होगा, किसी के साथ उसने डबल बॉन्ड बना के रखा होगा, वहाँ पे उन लोगों ने निकाल फ्रैक्शन प्रोवाइड किया लोगों को। अब नीचे इन लोगों ने देखे, एक एग्जांपल C3O2 का एंड एग्जांपल H4O6 का, एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी कि किस एलिमेंट ने कितने बॉन्ड्स बना के रखे हुए हैं, उसके हिसाब से उसका फ्रैक्शन नंबर किस तरीके से होगा। तो पहला एग्जांपल C3O2, अभी ऊपर देखा हम लोगों ने C3O2 मतलब जहाँ पे 4/3 इसके ऊपर आ रहा था, तो अब ये कैसे किस रिएक्शन करेगा, ये देखिए किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वो देखो कि C डबल बॉन्ड, ये 3 कार्बन हो गए, रिमेनिंग बचे हमारे पास कितने, 2 ऑक्सीजन, तो जब 2 ऑक्सीजन बचे तो एक इसको दे दो, इसके 4 बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन इसको दे दो, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, और बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, क्योंकि इसने 2 अपने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रखे और 2 अपने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रखे हुए, तो इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब ये देखो इसके ऊपर +2 का ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, और सिमिलर कंडीशन में इसके ऊपर +2 का ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन -2 दे रहा है, तो जो सेंटर वाला कार्बन बच गया, तो सेंटर वाला कार्बन है तो दोनों अपने कार्बन कार्बन के साथ ही रिएक्ट करवा के रखे हुए हैं, दोनों अपने कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग्स बना के रखी हुई है, तो उसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने जब एवरेज निकाला तो 3 कार्बन थे और 3 कार्बन के ऊपर +2 था, यानी टोटल +4 था, तो वहां से इसके ऊपर जो आ गया वो 4/3 का ऑक्सीजन स्टेट आ गया, वहां से उसका एवरेज ऑक्सीजन स्टेट निकला। क्या ये समझ में आया? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। राइट, C3O2 का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने ये वाली चीज देखी, 3 कार्बन है, तो पहले तो मैंने 3 कार्बन लिख दिए, तीनों को डबल डबल बॉन्ड के साथ अटैच करवा दिया, ये वाला एक कार्बन उसको डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से, और फिर उसको डबल बॉन्ड के साथ अटैच करवाया तीसरे कार्बन से। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे पास 2 ऑक्सीजन है और हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, तो जब मैंने सेंटर वाले कार्बन को देखा तो मेरे को पता है कि 2 बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ अटैच है और 2 बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि जो सेंटर वाला तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स वाले लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर वाले कार्बन बचे, उसके दो बॉन्ड्स खाली थे, तो लेफ्ट वाले को मैंने एक O के साथ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड, यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा दिया, और दूसरे जो राइट हैंड साइड पे कार्बन था उसको भी सिमिलर वे में डबल बॉन्ड के साथ O के साथ अटैच करवा दिया। अब मेरे को ये पता है कि OF के अलावा हर जगह पे -2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है,
तो यहाँ पे मैंने O के ऊपर -2 का ऑक्सीजन स्टेट लिख दिया और इस वाले O के ऊपर भी मैंने -2 का ऑक्सीजन स्टेट लिख दिया। तो जिस कार्बन के साथ वो अटैच था, दोनों का ऑक्सीजन ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ अटैच थे उनके ऊपर +2 का चार्ज गया, एक इस वाले कार्बन के ऊपर +2 का चार्ज गया, एक इस वाले कार्बन के ऊपर +2 का चार्ज गया। जब मैंने फर्दर ऑन देखा तो जो सेंट्रल वाला कार्बन था वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं अटैच था, वो अपने ही सिमिलर कार्बन के साथ अटैच था। तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, क्योंकि वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 0 का स्टेट आएगा। तो मेरे को बाद में ये रियलाइज हुआ कि टोटल देयर आर 3 नंबर ऑफ कार्बन्स एंड टोटल इनके ऊपर जो चार्ज है वो ये वाला +2 और ये वाला +2, यानी कि मिलके +4 का चार्ज है। तो 4 का चार्ज ऑन 3 कार्बन्स, तो हर एक कार्बन के ऊपर जो एवरेज आएगा वो 4/3 4/3 और 4/3 का चार्ज आएगा। तो 4/3 इंटू 3 विल बी 4 का चार्ज, क्योंकि मेरे को -2 और -2 इस -4 को न्यूट्रलाइज करना है। तो -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास +4 का ही चार्ज होना चाहिए। अब वो +4 का चार्ज 3 अलग अलग कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर एक कार्बन को इक्वली प्लस का 4/3 का ऑक्सीजन स्टेट मिला हुआ है। क्या ये चीज़ समझ में आई? Yes, sir, clear. तो will you see the formation of Br3O8, which is tribromo octoxide and tetrathionate ion H4O6 अपने आप, or you want me to explain you these also? I can practice it at home. Yes, you can practice at home. If you want, you can ask me if there is any doubt. So tribromo octoxide or tetrathionate ion, you will practice at your home. दी एलिमेंट मार्क विद एस्टेरिस्क, जैसे तीनों ने बोल के रखा हुआ है कि सेंट्रल वाला कार्बन, सेंट्रल वाला ब्रोमीन और सेंट्रल वाला सल्फर, 2 सेंट्रल वाले सल्फर होंगे इसमें, देख लेना। एग्जिबिटिंग द डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन ईच ऑफ द स्पीसीज। दिस रिवील्स दैट in C3O2 2 carbon atoms are present in +2 oxidation state, whereas the third one is present in 0 oxidation state and the average is 4/3. However, the realistic picture is +2 for the terminal carbons and 0 for the middle carbon. Likewise, BrO3 के लिए भी, Br3O8 के लिए बता के रखा है, H4O6 2- के लिए भी बता के रखा हुआ है, तो ये आप देख लेना। We may thus in general conclude that the idea of fractional oxidation state should be taken with care and the reality is revealed by the structures only. Further, whenever we come across with fractional oxidation state of any particular element in any species, we must understand that this is the average oxidation number only. In reality, bracket में फिर से उसने लिख दिया revealed by structures only, the element in their particular species is present in more than one whole number oxidation states. Fe3O4, Mn3O4 and Pb3O4 are some of the other examples of the compound which are mixed oxides where we come across with the fractional oxidation state of the metal atom. However, the oxidation state may be in fraction as in O2 plus and O2 minus, where it is +½ and -½ respectively. तो अभी तो इसने पहले आपको ये ऊपर की चीज़ें बताई कि जनरल आइडिया तो यही कंक्लूड करना आप कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लेते हैं उसको रियलिटी में समझना है तो उनके स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हो, और ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसको और किसी तरीके से ट्रीटमेंट करना है, इसको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लेकर ही चलना बस। अब उसने एग्जाम्पल देके रखे हैं जिसमें उसने पहला एग्जाम्पल Fe3O4 बोला, दूसरा एग्जाम्पल उसने Mn3O4 बोला एंड तीसरा एग्जाम्पल उसने Pb3O4 बोला है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि Fe3O4 में Fe के ऊपर क्या ऑक्सीजन स्टेट होना चाहिए, Mn3O4 के ऊपर Mn के ऊपर क्या ऑक्सीजन स्टेट होना चाहिए और में Pb के ऊपर क्या ऑक्सीजन स्टेट होना चाहिए? इनको हो और मेरे को बताओ कि इनके ऊपर क्या ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए। थर्ड वाले में लेड का निकालना है ना? यस, थर्ड वाले में लेड का, फर्स्ट वाले में Fe, सेकंड वाले में Mn, थर्ड वाले में Pb।
8/3 आ रहा है। सबका ही कॉमन आएगा 8/3, राइट। हाँ। हाँ ठीक है। तो अब ये O2 प्लस एंड O2 माइनस को देखो, O2 प्लस एंड O2 माइनस में किस तरीके से निकालोगे आप? O2 प्लस एंड O2 माइनस, O का तो माइनस 2। क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ऑक्सीजन स्टेट O2 प्लस एंड O2 माइनस में ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2 प्लस एंड O2 माइनस क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। O2 माइनस में -1/2 होगा, राइट। और प्लस में शायद 0। जीरो क्यों, अपने एलिमेंटल फॉर्म में तो ना, O2 के फॉर्म में तो ना जो उसमें जीरो होएगा। O2 माइनस माइनस हाफ कैसे निकाला कि दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज आएगा। सिमिलर वे में O2 प्लस में दो ऑक्सीजन है, उन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज है, तो +1 के चार्ज में हर एक ऑक्सीजन +1/2 का चार्ज आएगा, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 7.7, क्या बोल रही है, व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड डिफरेंटली, Pb3O4 plus 8 HCl gives PbCl2 plus Cl2 plus 4H2, and Pb3O4 plus 4 HNO3 gives 2 PbNO3 whole plus plus PbO2 plus 2H2O। अब इसने ये पूछा है कि ये प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से क्यों प्रोसीड कर रही है। जैसे पहली रिएक्शन Pb3O4 है, तो Pb3O4 is actually a stoichiometric mixture of 2 moles of PbO and 1 mole of PbO2. In PbO2, lead is present in +4 oxidation state, whereas the stable oxidation state of lead in PbO is +2. PbO2 thus can act as an oxidant, which is oxidizing agent, and therefore can oxidize Cl minus into HCl, uh, can oxidize Cl minus ion of HCl into chlorine. We may also keep in mind that PbO is a basic oxide, therefore the reaction becomes this. Since HNO3 itself is an oxidizing agent, therefore it is unlikely that the reaction may occurs between PbO2 and HNO3. However, the acid-base reaction occurs between PbO and HNO3। ठीक है, तो इसने दो अलग अलग चीज़ें बताई हैं, लिख नहीं रहे हम लोग इसको, बस हम लोग वर्बली इसको समझ, बल्कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इसने दो अलग अलग कंपाउंड Pb3O4 है, उसके साथ रिएक्शन करवाई, तो HCl के साथ रिएक्शन करवाई उसकी, और दूसरे वाले में हम लोगों ने Pb3O4 के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई है। तो अगर आप देखोगे तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और HNO3 वैसे तो NO3 नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 हाइपोनाइट्रिक एसिड हो जाएगा, तो उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको सिर्फ इतना सा समझना है कि Pb3O4 इज़ अ मिक्सचर ऑफ PbO2 या PbO, इन सबको भी नहीं समझना। जो मेन चीज़ इसमें समझनी है सिर्फ उसने ये समझनी है कि Pb3O4 के अंदर जो PbO2 प्रेजेंट है वो अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट है, तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके उसके क्लोरीन को निकाल के Cl2 में कन्वर्ट करवा सकता है। बट जब आप Pb3O4 के साथ 4HNO3 का रिएक्शन देखोगे, तो उसमें आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी कि Pb3O4 अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बट साथ में HNO3 भी छोटा मोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट दे विल ऑलवेज प्रोसीड एज एसिड बेस्ड रिएक्शन। तो फिर वो एसिड बेस्ड रिएक्शन की तरह PbNO3 होल टू H का फॉर्मेशन कर देंगे और H2O को बाहर निकाल देंगे। So it is passive nature of PbO2 against HNO3 that makes the reaction different from that one follows with HCl। तो इसने जो लास्ट वाली लाइन लिख के रखी है वो कंक्लूजन है कि PbO2 दोनों में ही प्रेजेंट है, दोनों Pb3O4 में प्रेजेंट है, बट HNO3 के साथ उसका एक पैसिव नेचर होता है, कोई अग्रेसिव रिएक्शन नहीं होती है उसकी, तो उस पैसिव रिएक्शन की वजह से वो एसिड बेस्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि रेडॉक्स रिएक्शन में होता है, जबकि ऊपर वाली रिएक्शन में वो रेडॉक्स रिएक्शन से बिहेव कर रहा होता है। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई जो भी बताया? सर। ओके, गुड। तो यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब रेडॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में। प्रोबेबली बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप हैं, टाइट्रेशन के बेसिस, लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोड।
ठीक है, तो ज़्यादा लंबा चैप्टर तो बचा नहीं है, इसके बस ये टाइप्स ही समझते हैं। तो सो वी स्टार्ट दिस बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन नेक्स्ट क्लास। अभी कुछ क्वेश्चन ऑक्सीजन नंबर पे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि फिर अभी वो चालू करेंगे तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो सर फाइन। बेटर है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया वहाँ तक तो आप कंप्लीट करोगे, एंड थोड़ा बहुत आप इसको बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो दोनों मेथड्स हैं, एक ऑक्सीजन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसमें हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं जिसको, तो एक बार जस्ट गो थ्रू देम। ऑक्सीजन नंबर मेथड को तो देख के ही आना, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर आपको आता है अच्छे से निकालने। तो हम लोग बस उसके ऊपर कुछ 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और हाफ रिएक्शन मेथड मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको आई विल एक्सप्लेन देम। तो ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। ठीक है सर। चलो, तो विल डिस्कस सम ऑफ दी क्वेश्चंस जो कि मतलब आए हुए हैं नीट और आईआईटी में, तो उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर उसको। क्वेश्चंस करने से एक चीज बता दूं, ये जैसे किसी के बीच में अगर ऐसे बना हुआ है, किसी के बीच में ऐसा ओ और ओ का बॉन्ड बना हुआ है, तो उसको परऑक्साइड लिंकेज पता है। अगर एम एम कोई भी मेटल है, मेटल के साथ बना के रखा तो उसको न्यूक्लियर बॉन्ड्स बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। और अगर किसी के साथ वो ऐसा एरो वाला पार्ट आ जाए तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जहाँ पे एक लोन दिया हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, तो +2 डोनर के ऊपर आ जाता है, -2 रिसीवर के ऊपर आ जाता है। ये थोड़ा सा ना ध्यान रखने बेसिक चीज़ें हैं जो जब क्वेश्चन करोगे तो अगर आ गई तो यू हैव टू गो फॉर इट। एक कैरोज एसिड है जिसका फॉर्मूला है H2SO5, इसको बोलते हैं सी कैरोज एसिड। एंड एक और है H2SO8, वो मार्कर एसिड होता है, H2S2O8। तो आई वांट यू टू गिव ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन बोथ ऑफ देम। H2SO4 में भी सल्फर का, H2O8 में भी सल्फर का। ओके सर। यस। H2SO4 में +6 आ रहा है। H2SO4, H2SO4 मैं तो एक तो पहली बात मैंने लिखा ही गलत है। H2SO4 नहीं होता, वो H2SO5 होता है। प्लस H2SO4 में कैसे 6 आएगा? H2SO5 में आता है 6 तो। ऐसा फोर में कैसे किया आपने? अच्छा, 4 × O इज -8 प्लस के 2 के साथ हुआ तो -6 बचा, तो एस के ऊपर +6 आ गया ऐसा। ओके ओके ओके। तो 5 के हिसाब से H2SO4 के हिसाब से जो आपने लगाया, बट H2SO5 चाहिए था वहाँ पे, मैंने SO4 लिख दिया था। तो SO5 के हिसाब से कैसे निकालोगे? इसमें भी 6 ही आ रहा है। इसमें भी 6 ही आएगा। एंड H2H2O8 में
उसमें भी 6 आ रहा है। उसमें भी 6 ही आ रहा है कि -16 और -16 के साथ तो -14। तो H2 के ऊपर तो प्लस का 7 आना चाहिए, प्लस का 6 कैसे आता है? अगर मैं अपने नॉर्मल तरीके से निकालूँ कि O8 का मतलब -2 इंटू 8 इज माइनस का 16, तो माइनस के 16 में प्लस का 2 ऐड हुआ तो माइनस का 14 हुआ। तो अब 14 मेरे को दो सल्फर्स के ऊपर डालना है, तो हर सल्फर के ऊपर तो प्लस का 7 चाहिए ना, प्लस का 6 कैसे गया? सबसे पहले मैंने किया 2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 6 इंटू -2 प्लस 6 प्लस 6 इंटू -2 देन इंटू -1 ऐसा करा मैंने। वो क्यों? मैंने ये स्कूल में सीखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर रट लिया था। वो इसके ना स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा HO प्लस SO2 और फिर इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता है एक, और फिर परऑक्साइड लिंकेज के साथ वापस से SO होता है और फिर वो OH बनता है। SO2 इसलिए लिख रहा हूँ कि ऊपर नीचे दोनों पे वो होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर इफ यू वांट आई कैन मेक उसका वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर भी, अगर आपको चाहिए तो। चलो मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा है हम लोग के पास, तो देख लेते हैं इसको। देखो ऐसा होता है कि जो सेंटर वाला ऐसा होता है ना, इसमें बीच में परऑक्साइड लिंकेज आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और फिर वापस से यहाँ पे सल्फर हो जाता है। तो जो सल्फर्स हैं जो ऑक्साइड लिंकेज के साथ अटैच होकर रखे हुए हैं, दोनों सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड ओ होता है। इस वाले सल्फर के ऊपर भी डबल बॉन्ड हो और इस वाले सल्फर के ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड हो, उसके भी नीचे डबल बॉन्ड हो, और जो रिमेनिंग इन दोनों के साथ साथ ओ एच अटैच होता है। ऐसे केसेस में जब कंपलसरी नहीं है हमेशा इतना लंबाई, जब भी ऐसा केस हो जाए जहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, तो सबसे पहले ये प्रीफर करना कि जितने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल सकते हैं उतने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे देना। तो इस पर्टिकुलर केस में 8 ऑक्सीजन है और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो पहले तो 2 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दे देना। तो रिमेनिंग जो ऑक्सीजन बचेंगे, किसके कोई मेटल है जिसके साथ नंबर ऑफ हो सकते तो उसके साथ अटैच कर दो। अगर कोई ऑक्सीजन अच्छा तो फिर उसके अंदर ये डाल दो, क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज डाल दो। तो अब यहाँ से व्हाट यू विल सी इज कि -2 ये वाला ऑक्सीजन देगा, -2 ये वाला ऑक्सीजन देगा, ये वाला ऑक्सीजन -1 है और ये वाला ऑक्सीजन -1 है। 2 -2 इज -4, यहाँ से -1 -5 है, यहाँ से -1 इज -6। तो इस वाले सल्फर के ऊपर +6 आ जाएगा, क्योंकि 7 की जगह पे एक वो हाइड्रोजन ने ले लिया। और सिमिलर केस में जो दूसरा वाला सल्फर है उसके ऊपर भी ऐसे ही +6 का चार्ज आएगा कि -2 इसको न्यूट्रलाइज करने में यहाँ से +2 आया, इस वाले -2 को न्यूट्रलाइज करने में +2 यहाँ से आया तो +4 हो गया, यहाँ से -1 आया तो उसको न्यूट्रलाइज करने में -1, और यहाँ से -1 को न्यूट्रलाइज करने में +1। तो +1 +2 +4 तो यहाँ से टोटल इसके पास +6 आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ ये वाली चीज़? यस सर, क्लियर होगी। ओके ओके। CrO5 कैसे करोगे क्रोमियम का? इसमें भी +6 होगी क्योंकि जो 4 ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड के फॉर्म में है, तो -1 हो जाएगा उनका। बिल्कुल। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर आता है इसका बनाने? शायद आता है। क्रोमियम में एक ही है जो डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा, और बाकी जो O होंगे वो इस फॉर्मेट में
बटरफ्लाई के फॉर्मेट में अटैच होंगे, तो इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसका। सही था जो आपने बोला, करेक्ट था, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए इनकी 2 की जगह में -1 ही चार्ज आता है इसके ऊपर। करेक्ट। यस सर। कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? नहीं, आ गया समझ। सारे के सारे रिएक्शन जो हम लोगों ने करी वो सब कुछ, और ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑक्सीजन स्टेट के। क्लास में जब आप आओ एक बार ऑक्सीजन स्टेट को भी फिर से रीड करके आना। माइट भी थोड़े से कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखूंगा ऐसा जो थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे होंगे, तो उनको भी हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें अगर पूछ ले, हो सकता है कि मैं ये भी पूछ लूँ कि जैसे आपने ये बताया कि इसमें अभी 4 पर ऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं पर ऑक्साइड लिंकेज, बट साथ में आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि अगर 4 पर ऑक्साइड लिंकेज है तो एक इसमें ऑक्सो ऑक्सीजन भी है। तो अगर ये बेसिक चीज़ें थोड़ी कहीं पे लिखी हुई होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन से देख लेना। ऑक्सो ऑक्सीजन, तो 4 तो पर ऑक्साइड वाले हुए, एक डबल बॉन्ड के साथ हो गया तो उसको ऑक्सो ऑक्सीजन बोलते हैं। गॉट इट? यस सर।